बच्चों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह विषय है मानव प्रजातियों के विकास के कारक। इससे पहले की जो कक्षा हुई थी उसमें हमने बात की थी कि मानव प्रजाति क्या है, इस प्रजाति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, प्रजाति शब्द का अर्थ क्या है और अलग अलग विद्वानों ने प्रजाति के संबंध में क्या क्या परिभाषाएं दी है या किस तरह से प्रजाति को परिभाषित किया है। आज का हमारा विषय है कि मानव प्रजातियों का विकास किन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है या नियंत्रित होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं मानव प्रजातियों के विकास के कारक। अभी तक ये जानना बहुत मुश्किल कार्य है कि जो मानव प्रजाति है उन विभिन्न प्रजातियों का उद्भव कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। इसके बारे में अभी हमें कोई विशेष जानकारी है ही नहीं कि प्रजातियों की उत्पत्ति कब तो हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई। केवल एक मानव शास्त्री जिनका नाम है कोवर, उन्होंने कहा है कि हम मानव प्रकारों को परिवर्तित करने वाले कारणों के विषय में बहुत कम जानते हैं और प्रजातियों के इतिहास के संदर्भ में हमारा ज्ञान अधूरा है। तो उन्होंने यही बताया कि मानव प्रजातियों को जो कारक प्रभावित करते हैं उसके विषय में बहुत कम जानते हैं। हमें कोई जानकारी नहीं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो मानव प्रजातियों को प्रभावित करते हैं और प्रजातियों का इतिहास कितना पुराना है, प्रजातियां कितनी पुरानी है, कब उत्पन्न हुई, कहाँ उत्पन्न हुई और कैसे उत्पन्न हुई, इसके विषय में भी हमारा ज्ञान अधूरा है। मतलब हमें अभी इसकी भी पूर्णतः जानकारी है ही नहीं। परंतु मानव प्रजातियों के विकास में सहायक जो कारक हैं उन कारकों को हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो मानव प्रजातियों के विकास में सहायक कारक में कौन कौन से 6 कारक हैं? पहला कारक है स्थानांतरण की प्रवृत्ति, दूसरा कारक है ग्रंथि रस का प्रभाव, तीसरा कारक है प्राकृतिक चयन एवं जैविक परिवर्तन, चौथा कारक है भौगोलिक एवं सामाजिक पार्थक्य, पांचवा कारक है जलवायु का प्रभाव और छठा कारक है प्रजातियों का मिश्रण। तो अब हम जो बात कर रहे हैं कि प्रजातियों का जो विकास हुआ है उस विकास को में जो कारक सहायक रहे थे वो 6 कारक हैं। अब इन 6 कारक का हम एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आता है स्थानांतरण की प्रवृत्ति, जिसे इंग्लिश में कहेंगे ट्रेंड्स ऑफ माइग्रेशन। स्थानांतरण का मतलब आप सभी समझते होंगे। स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या अपने स्थान का परिवर्तन करना। मानव, आप ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मानव अपने उद्भव काल से ही मनुष्य की जो प्रवृत्ति रही है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करने की रही है। अर्थात जब से मानव इस पृथ्वी पर आया है तब से वह मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर रहा है? स्थानांतरण कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा रहा है। अतः आदिकाल में मानव अपने उत्पत्ति स्थान से स्थानांतरित होकर दूसरे प्रदेशों में विचरण कर जाते थे। मतलब प्राचीन समय से अगर हम देखें तो मानव प्राचीन समय से ही एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गतिशील था या आता जाता था। इसके कारण उसके शारीरिक लक्षण दूसरे प्रदेश के भौतिक तथ्यों से प्रभावित होकर उसी के अनुरूप परिवर्तित हो गए। अब यहाँ पर क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि प्राचीन समय या आदिकाल का जो मानव था वह मानव प्रारंभ से ही क्या करता था? एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता था, स्थानांतरण करता था। अब एक प्रदेश में रहने वाला मानव जब दूसरे प्रदेश में जाएगा और वहाँ विचरण करेगा, वहाँ रहेगा, तो उसकी जो शारीरिक संरचना है उस शारीरिक संरचना पर दूसरे स्थान की जो भौतिक तत्व हैं उनका प्रभाव पड़ेगा। अर्थात उत्तरी भारत में रहने वाला, अगर हम भारत की ही बात करें तो उत्तरी भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति यदि दक्षिणी भारत में जाकर रहेगा तो वहाँ उस दक्षिणी भारत के जो भौतिक तथ्य हैं, वहाँ की जलवायु, वहाँ का तापमान, वहाँ की आर्द्रता, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वो सब क्या करेगा? उस उत्तरी भारत के व्यक्ति को प्रभावित करेगा।
अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वहाँ के जितने भी भौतिक तथ्य हैं, जलवायु है, तापमान है, आर्द्रता है, और जितने भी भौतिक तथ्य वहाँ पर हैं, वह सब तथ्य उसे क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। और उसी के कारण से क्या होगा, उस व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे तापमान ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, त्वचा का रंग काला हो जाता है। दूसरे प्रदेश में स्थानांतरित होने के कारण मानव के उद्भव स्थान के प्राप्त शारीरिक लक्षणों में कई लक्षण दूसरे प्रदेश के भौगोलिक वातावरण से समायोजन के कारण विलुप्त हो गए तथा समय दर समय नए शारीरिक लक्षणों का आविर्भाव हुआ, जो एक नई प्रजाति के उद्भव का कारण है। अब ये क्या हुआ है, हम बात कर रहे हैं स्थानांतरण की प्रवृत्ति। तो हम ये कह रहे हैं कि मानव जो है आदिकाल से ही मानव एक स्थान पर रह ही नहीं रहा है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमनागमन करता है, आवागमन करता है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में विचरण करने चले जाता है। तो पहले वो जिस प्रदेश में रह रहा था उस प्रदेश के शारीरिक लक्षण उसमें मौजूद थे। अब वह व्यक्ति यदि किसी दूसरे प्रदेश में चला जाएगा तो दूसरे प्रदेश में जाने के एक परिणाम स्वरूप वहाँ के जितने भी भौतिक तथ्य हैं वह सभी तथ्य उस व्यक्ति को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। अब इस प्रभाव के कारण क्या होगा, उस व्यक्ति में क्या होगा, भौगोलिक वातावरण, कुछ तो ये होगा कि वह व्यक्ति भौगोलिक वातावरण के साथ समायोजन करेगा, है ना। तो इसी के कारण क्या होगा कि कुछ शारीरिक लक्षण तो जो उसमें पहले से मौजूद थे वो दूसरे वातावरण में जाने पर क्या होंगे, विलुप्त हो जाएंगे, और कुछ नए शारीरिक लक्षण जो कि उस प्रदेश के भौतिक तथ्यों के कारण उसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसके कारण क्या होगा, एक नई प्रजाति का उद्भव हो जाएगा। मतलब उसके शरीर में पहले वो जिस प्रदेश में रहता था उसके शारीरिक लक्षण थे, अब वो उस प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में निवास करने चला गया है, तो वहाँ दूसरे प्रदेश के भौतिक तथ्य उसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। इसी के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि उसे उस वातावरण में रहने के लिए उस वातावरण से समायोजन तो करना पड़ेगा। अब जब वह उस वातावरण के साथ एडजस्टमेंट बिठाएगा, उस वातावरण के साथ एडजस्ट करेगा, तो उसका परिणाम क्या होगा कि उस प्रदेश, जिस दूसरे प्रदेश में वो गया है, उस दूसरे प्रदेश में उसमें जो पहले शारीरिक लक्षण पाए जा रहे थे उन शारीरिक लक्षणों में क्या होगा, थोड़ा बहुत तो वो शारीरिक लक्षण जो पहले से मौजूद थे वो विलुप्त हो जाएंगे, और वहाँ के वातावरण के अनुसार वो अपने आप को ढालने की चेष्टा करेगा। तो वहाँ के वातावरण के अकॉर्डिंग उसके शारीरिक लक्षणों में कुछ नए लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे, और जब कुछ लक्षण तो पुराने उसके विलुप्त हो गए और कुछ नए लक्षण उसने धारण कर लिए वहाँ पर, तो इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक नई प्रजाति की उत्पत्ति हो गई। तो प्रजाति की उत्पत्ति में एक सबसे बड़ा सहायक कारक कौन सा हो गया, स्थानांतरण की प्रवृत्ति या ट्रेंड्स ऑफ माइग्रेशन, यानी कि इंसान का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, नई प्रजातियों की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट आता है ग्रंथि रस का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। ग्रंथि रस का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। अब इसमें क्या है, सभी आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं। मानव शरीर के अलग अलग भागों में स्थित जो ग्रंथियां हैं वो हार्मोन स्रावित करती हैं। जलवायु तथा अन्य भौतिक कारकों के अनुसार विभिन्न विभिन्न रसों का मानव की बॉडी में क्या होता है, निर्माण होता है। ग्रंथियों से स्रावित होने वाला यह रसी शारीरिक गठन का मुख्य कारक है। मतलब मानव का जो शरीर है उस शरीर के अलग अलग भागों में कई प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, और वो ग्रंथियां क्या करती हैं, वह ग्रंथियां रस को स्रावित करती हैं। अब जो ग्रंथियां रस स्रावित करती हैं उस पर जलवायु तथा अन्य भौतिक कारकों का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और वही प्रभाव क्या होता है, मानव के शारीरिक संरचना को निर्धारित करता है। ग्रंथि रस के प्रभाव के बारे में एक विद्वान है जिनका नाम है ऑथर कीथ। उन्होंने 1922 में कहा था कि समस्त मानव प्रजातियों का उत्पत्ति क्षेत्र एक ही है और वे सभी एक ही पितरों यानी पेरेंट्स की संतानें हैं। अर्थात उन्होंने क्या कहा कि सारी जो मानव प्रजातियां उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कीथ ने कहा कि सारी प्रजातियों की उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है और हम सब एक ही पेरेंट्स यानी कि एक ही पितरों की संतान हैं।
शरीर की विभिन्न विभिन्न ग्रंथियों के पृथक पृथक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्रजातीय भिन्नता उत्पन्न होती है। अब उन्होंने क्या कहा कि प्रजातियों में भिन्नता उत्पन्न हुई है, वो किस कारण से हुई है कि हमारे शरीर में जो ग्रंथियां मौजूद हैं उन ग्रंथियों ने जो हार्मोन्स निकाले हैं या जो हार्मोन स्रावित किए हैं, जिन हार्मोन्स को छोड़ा है, उन हार्मोन्स के परिणाम स्वरूप ही अलग अलग प्रकार की प्रजातियों की उत्पत्ति हुई है। अब जैसे हम देखें कि मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। अब इस पीयूष ग्रंथि से जो रस स्रावित होता है उसके असाधारण विकास से थोड़ी आँख और नाक की भौहों का विकास अधिक हो जाता है। अच्छा, जिस व्यक्ति हमारे सबके शरीर में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, अब इस पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलेगा अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो जाएगा तो क्या होगा, उसके कारण से हमारी थोड़ी टेढ़ी हो सकती है, व्यक्ति की आँख और नाक और भौहों का विकास बहुत अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार से एडिनल ग्रंथि जो है, अगर उससे जो रस निकल रहा है, उससे जो हार्मोन्स स्रावित हो रहा है, उसका सीधा संबंध मानव की त्वचा पर पड़ता है। सूर्य की किरणों से प्राप्त विटामिन डी तथा इस ग्रंथि से निकलने वाले रस के रासायनिक क्रिया के कारण त्वचा का रंग निर्धारित होता है। अर्थात जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं और एडिनल ग्रंथि जो है, इससे जो रस स्रावित हो रहा है, ये दोनों ही क्या करते हैं, सूर्य और एडिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स, यही हमारी त्वचा के रंग को निर्धारित करते हैं। इसी कारण से क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी त्वचा का रंग कैसा होता है, काला होता है, क्योंकि वहां पर ताप की प्राप्ति बहुत ज्यादा होती है। इसके विपरीत अगर हम देखें शीत क्षेत्र, जिसे हम कहेंगे ठंडे क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र कह सकते हैं, तो जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहां पर रहने वाले लोगों की जो त्वचा का रंग होता है वो कैसा पाया जाता है, सफेद पाया जाता है। इसी प्रकार से मानव के शरीर में एक ग्रंथि और पाई जाती है जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। अब ये थायराइड ग्रंथि क्या करती है, इससे जो हार्मोन्स निकलेंगे वो हमारी शरीर की लंबाई को निर्धारित करते हैं या प्रभावित करते हैं। अतः विभिन्न विभिन्न ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स मानवीय शारीरिक संरचना को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। यानी अब हमने क्या देखा कि मानव के शरीर में कई प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है और उन ग्रंथियों से कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं और वो हार्मोन्स जो होते हैं वो भौतिक तत्वों, जलवायु, है ना, इन सब चीज़ों से प्रभावित होते हैं। तो इसी के कारण क्या होता है कि जलवायु और अन्य भौतिक कारक जो मानव के शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं उनसे निकलने वाला जो हार्मोन्स है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मानव की जो शारीरिक गठन है वो परिवर्तित हो जाता है और उसके परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही एक अलग अलग या नई प्रजातियों की क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। तो मानव की भिन्न भिन्न प्रजातियों की उत्पत्ति में एक महत्वपूर्ण सहायक कारक कौन सा है, हार्मोन्स, ग्रंथि रस का प्रभाव यानी हार्मोन्स का प्रभाव। थर्ड आता है प्राकृतिक चयन एवं जैविक परिवर्तन, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे नेचुरल सिलेक्शन एंड बायोलॉजिकल म्यूटेशन। ठीक है, अब ये प्राकृतिक चयन और जैविक परिवर्तन क्या है, मानव के शारीरिक संरचना के रूप निर्धारण में विभिन्न वंश यानी तत्वों यानी जीन्सों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब यहाँ पर हम जो बात करेंगे ना बायोलॉजिकल म्यूटेशन, इसमें क्या है कि मानव की जो शारीरिक संरचना होती है उस शारीरिक संरचना के निर्धारण में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है, जीन्स का होता है। और ये जो जीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते रहते हैं, लगातार समय दर समय स्थानांतरित होते रहते हैं। अर्थात एक जो माता पिता की संतान है उस संतान में उन दोनों के ही जीन्स जाएंगे, अब उसकी जो संतान होगी उसमें उसके जीन्स जाएंगे, फिर उसकी भी कोई संतान होगी तो उसमें उसके जीन्स जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो मानव की शारीरिक संरचना है उसमें जीन्स का महत्वपूर्ण स्थान होता है और ये जो जीन्स होते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं या स्थानांतरित होते रहते हैं। पर ये जो जीन्स होते हैं इन जीन्सों में भौगोलिक कारकों यानी कि जैसे जलवायु है, भोजन है, बीमारी, इन सब का भी क्या करता होता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अर्थात जलवायु में परिवर्तन हो जाए या हमारे भोजन में परिवर्तन हो जाए, हमारी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन हो जाए, हम शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो उसका भी जो प्रभाव होता है वो किस पर पड़ता है, जीन्स पर पड़ता है।
मानवीय प्रजातियों का विकास एक निश्चित प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में होता है, लेकिन अब प्रजातियों का एक समुदाय स्थानांतरित होकर दूसरे परिवेश में चला जाता है, जिसके कारण वहाँ के वातावरण से समायोजित होने के कारण उसके जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। अब क्या हुआ कि यदि कोई मानव समुदाय है या मानव समुदाय है, अब वह समुदाय एक स्थान से स्थानांतरित होकर किसी दूसरे भौगोलिक परिवेश में चला जाएगा। अब वो क्या करेगा, जीवित रहने के लिए वहाँ के वातावरण के साथ क्या करेगा, समायोजन करेगा, एडजस्टमेंट करेगा। अब वह एडजस्टमेंट करेगा तो उसी के परिणाम स्वरूप क्या होगा, उसके जीन्स में भी परिवर्तन हो जाएगा। अब जैविक लक्षण प्राकृतिक कारकों के प्रभाव से क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे और नए लक्षणों की उत्पत्ति हो जाएगी और पुराने लक्षणों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। समझ में आया कि जब लोग या मानव समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होता है तो उसमें पाए जाने वाले जो जीन्स है या वो जो मानव समुदाय है वो वहाँ के वातावरण के साथ क्या करेगा, तालमेल बिठाएगा, एडजस्टमेंट बिठाएगा, समायोजन करेगा। क्योंकि अगर हम समायोजन नहीं करेंगे वातावरण के साथ में तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, हमारा जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। तो जब मानव समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है तो वो क्या करता है, वहाँ के वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। अब जब वो वहाँ के वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करेगा तो उसकी बॉडी में पाए जाने वाले जीन्स को भी क्या करना पड़ेगा, वहाँ के वातावरण के अनुसार एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि उसकी बॉडी में पाए जाने वाले कुछ जीन्स तो क्या होंगे, जो पुराने हैं वो नष्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, और कुछ वहाँ के वातावरण के प्रभाव में आने के कारण उसकी बॉडी में नए जीन्स आ जाएंगे। अब ये जो पुराने जीन्सों का पुराने जीन्स विलुप्त हो गए और नए जीन्स उसकी बॉडी में आ गए तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, एक नई प्रजाति की उत्पत्ति या उद्भव होगा। अब आगे के पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।